मॉर्निंग। आज से हम लोग नया लेसन शुरू कर रहे हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। इस प्रकाश के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं का बोध होता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है और प्रकाश पदार्थों से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इनमें से ये सब चीज़ें आपने पढ़ा। अब प्रकाश की व्याख्या के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो न्यूटन ने दिया, कणिका सिद्धांत जिसे कहते हैं। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, जिसके आधार पर उन्होंने व्याख्या की परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इन सब की व्याख्या न्यूटन ने की। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या वो कणों के आधार पर नहीं दे पाए। फिर हाइगेंस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत कहता है, इनका मानना था कि प्रकाश तरंगों के रूप में माध्यम में आगे बढ़ता है। आप तरंगों के फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक वो जिनको कि आप अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एक वो जो अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को हाइगेंस के लिए सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों का आता है वो तरंगाग्र है। ये तरंगाग्र या वेव फ्रंट किसे कहते हैं? तो किसी भी मीडियम या माध्यम में समझ लीजिए कोई ऐसा सरफेस जो आप खींच रहे हों जिस पे स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो उस पृष्ठ को हम कह देते हैं तरंगाग्र। कंपन की समान कला में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कला आ जाता है। कला पता नहीं आपको क्लियर है कि नहीं, भूल गए आप लोग, तो एक बार कला को फिर देख लीजिए। कला का मतलब क्या है? फेस या कला का मतलब होता है किसी भी क्षण कण की स्थिति या उसकी गति की दिशा को प्रदर्शित करना, बताना। वो कण समान कला में कहलाएंगे जिनकी स्थिति समान हो, जिनकी गति की दिशा समान हो, उनको कहा जाएगा कि वो कंपन की समान कला में। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको हम आपको, इसमें जो कण की स्थिति है वो ये माध्यम में, ये मिड में है। इससे विस्थापन ऊपर भी हो रहा है और नीचे की तरफ भी हो रहा है। तो यहाँ पर स्थित मान लीजिए एक कण ये ए है, यहाँ पर ये कोई कण बी है। ये दो कण हमने ले लिए, कण ए और कण बी। ये कहाँ स्थित है? दोनों ए और बी जो स्थित हैं वो माध्य स्थिति यानी यहाँ पर है। तो इसका मतलब दोनों की स्थितियाँ समान होंगी। अब आपको ये देखना है इनकी गति की दिशा। तो जो ए है उसकी गति की दिशा ये ऊपर की तरफ है, जो बी है इसकी गति की दिशा नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये कि इनकी गति की दिशाएं समान नहीं हैं, अर्थात ये कंपन की समान कला में नहीं कहलाएंगे। अब वो कण कंपन की समान कला में होगा जिसकी गति की दिशा भी समान होगी। मान लो अगर तीसरा कण यहाँ पर एक सी ले लें। अब अगर ए और सी को कंपेयर करो तो ए और सी दोनों माध्य स्थिति में है और सी की भी जो दिशा है गति की वही है ऊपर की तरफ, वैसे ही है जैसे ए की दिशा है। तो इनको कहा जाएगा कि ये कंपन की समान कला में। तो कला का मतलब समझ गए आप? कला का मतलब हो गया किसी भी क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को दिखाना। तो अब तरंगाग्र वेव फ्रंट वो होता है किसी भी माध्यम, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ आप खींच लीजिए जिसमें जितने भी कण हों उन सब की कंपन की कला समान हो, तो उस पृष्ठ को हम कह देंगे तरंगाग्र। जैसे यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं एक संचरण, यहाँ पर जो हम चित्र खींचे हुए हैं इसमें आप देखिए कि यहाँ तरंगे जो जा रही हैं अकेली दिशा में, पहले चित्र में दिखाया गया है तरंगे जा रही हैं, संचरित हो रही हैं अकेली दिशा में। ये तरंगे दिशा में चली जा रही है, एक दिशा में तरंगे चली जा रही हैं। अब इस तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत अगर कोई पृष्ठ खींच दिया जाए, जैसे ये पृष्ठ यहाँ पर खींचा गया है, तो ये जो पृष्ठ होगा इस पृष्ठ पर स्थित सभी कण, यानी ये जो पृष्ठ आपने खींचा या ये जो पृष्ठ आपने लिया या ये जो पृष्ठ आप लिए हुए हैं, इस पे स्थित जो भी कण होंगे वो सब कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है, स्थित माध्यम के जितने भी कण सब समान कला में मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा? ये तरंगाग्र बन जाएगा। इसी को समतल तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींची जाती है
ये तरंगार के लंबवत ये रेखा, ये क्या कहला देती है? इसको किरण कह दिया जाता है। और ये तरंग के चलने की दिशा को प्रदर्शित कर देती है कि किस दिशा में तरंग चल रही है, वो ये बता देती है। किरण की इस दिशा में तरंग जो है हमारी वो जा रही है। दूसरा एक चित्र यहाँ पर और बना हुआ है, इसमें क्या माना गया, इसमें हमने पॉइंट सोर्स एक ले लिया है, बिंदु स्रोत लिया हुआ है जिससे कि तरंगें उत्पन्न हो रही हैं और सभी दिशाओं में चल रही हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पॉइंट सोर्स लिए हुए हैं, बिंदु स्रोत आपने लिया हुआ है। इससे तरंगें निकल रही हैं, माध्यम में संचरित हो रही हैं। इसको केंद्र मानकर चारों तरफ इसके ये गोलीय पृष्ठ ये खींच दिए गए। ये जो गोलीय पृष्ठ हमने खींचे, इन पृष्ठ पर स्थित जो भी कण होंगे वो सब कंपन की समान कला में होंगे, यानी ये गोलीय तरंगाग्र आपको बन जाएगा। तरंगाग्र को दिखाएगा और ये गोल हो गया। इसके लंबवत जो रेखा होगी वो तरंग के चलने की दिशा को प्रदर्शित कर देगी। लेकिन इससे अगर आप दूर चले जाएं तो दूर जाने पर यह तरंगाग्र फिर आपका जो होता है वो समतलीय हो जाता है, गोली से समतल बन जाता है। अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तरंगाग्र अगर समझ में आ गया तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देखिए। हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश के तरंग, जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलती हैं और सभी दिशाओं में उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से प्रकाश चल रहा है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से आगे चलती चली जाती हैं। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने यहाँ ईथर माध्यम की कल्पना की कि ईथर माध्यम जो हमारे चारों तरफ भरा हुआ है वो ईथर है, ये कल्पना की गई माध्यम की। और इसका जो घनत्व है ईथर का वो बहुत कम है। माध्यम में प्रकाश की तरंगें जो चलती हैं इसी काल्पनिक माध्यम से आती हुई हमारे आँख के रेटिना पर गिरती हैं, जिससे कि वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। अलग अलग रंगों की जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनकी लंबाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। ये हाइगेंस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस ने क्या बताया, द्वितीयक सिद्धांत में, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में हाइगेंस ने कहा कि जब भी किसी माध्यम में स्थित कोई आप तरंग स्रोत लिए हुए हैं उससे तरंगें जब निकलती हैं तो सोर्स से निकलने वाली तरंगें चारों ओर स्थित माध्यम के कण, जब ये तरंगें सोर्स से निकलती हैं तो माध्यम में जो चारों तरफ जो कण स्थित हैं वो भी कंपन करने लगते हैं। और माध्यम में वो कण जो जिनमें मतलब वो माध्यम में वो पृष्ठ जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में होते हैं वो तरंगाग्र वो शो करने लगते हैं, यानी वो तरंगाग्र बन जाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदु से बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोली होगा और स्रोत से बहुत दूर जाने पर लगभग ये समतल हो जाता है। पहला पॉइंट इनका। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का काम करता है और नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट कह देते हैं। ये भी माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती है जिस चाल से प्राथमिक तरंगें इनकी तरफ चली आ रही। तो द्वितीयक तरंगिकाएं कहाँ से निकली? उस पृष्ठ पर स्थित जो कंपन, जो समान कला में जो कण कंपन कर रहे थे, जो समान कला में थे, जो पृष्ठ आपका था, उससे ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होना शुरू हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का कोई हम एक पृष्ठ खींचें, इन्हें स्पर्श करता हुआ, तो ये जो पृष्ठ होगा ये तरंगाग्र की नई स्थिति को स्पष्ट कर देता है, नई स्थिति को बताता है। इसको समझने के लिए फिर हमको यहाँ पर एक चित्र देखना होगा। माध्यम में तरंगाग्र का संचरण, ये यहाँ पर बताया गया है कि माध्यम में तरंगाग्र कैसे संचरित हो रहा है। यहाँ पर यह मान लिया गया कि ये कोई तरंग स्रोत हमारे पास है, बिंदुवत पॉइंट सोर्स है, ये एस, इस एस से ये तरंगें निकल रही हैं। ये तरंगें वी चाल से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। ये गोलीय तरंगाग्र इससे निकल रही है। ए बी स्थिति यहाँ पर ली गई है। टी समय के बाद जो स्थिति यहाँ पर आपने ली है, एक ए बी स्थिति आपने ली। ये ए बी क्या है? जो गोलीय तरंगाग्र आप ले रहे हैं इसकी स्थिति को हमने ए बी मान लिया, गोलीय तरंगाग्र की स्थिति ए बी है। ए बी पर जितने भी माध्यम में कण हैं इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और उसी चाल से आगे बढ़ती चली जाएंगी जिस चाल से प्राथमिक तरंग चल रही है। हमको ये देखना है कि टी समय के बाद इसकी स्थिति क्या होगी। तो चूँकि ये वी चाल से चल रही हैं, टी समय के बाद आप देखना चाहते हैं
तो वीटी समय का यहाँ पर एक ले लीजिए, वीटी दूरी ले लीजिए, वी वेग हो गया, टी समय हो गया, तो दूरी हो गई वी इंटू टी। और ए पर स्थित जो कण 1 2 3 है, ये बिंदु 1 2 3 जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन 1 2 3 बिंदुओं से यानी 1 2 3 इन पॉइंट्स पर वीटी दूरी के ये गोले खींच दिए गए। इन गोलों को स्पर्श करता हुआ ए डैश बी डैश एक सरफेस ये बन रहा है, और एक ए डबल डैश बी डबल डैश एक ये बन रहा है। ये इन्हें स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे गए। तो ये क्या है, जो ए डैश बी डैश आप देख रहे हैं, ये तरंगाग की नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, और ए डबल डैश बी डबल डैश जो है ये पीछे की तरफ है। तो हाइगेंस का सिद्धांत पीछे वाले अनवलोप को यानी पीछे वाले पृष्ठ को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि तरंगे आगे ही बढ़ती चली जाएंगी, पीछे नहीं। तो नई स्थिति जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी ए डैश बी डैश। इस द्वितीयक तरंगिकाएँ अब यहाँ से उत्सर्जित होकर के माध्यम में आगे बढ़ेंगी, और इसके लंबवत जो दिशा अगर आप खींच दीजिए रेखा, तो वो कण के चलने की दिशा को दिखा देगी। वो दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहला देती है। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो ये समतल तरंगाग्र को प्रदर्शित किया गया इस चित्र में, और यहाँ पर इसको ये गोली तरंगाग्र को प्रदर्शित किया गया, ये समतल तरंगाग्र। अब जो हाइगेंस ने अपने सिद्धांत दिए, इनकी सिद्धांत की सफलताओं में आपको पॉइंट याद रखना है कि इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के विवर्तन की भी व्याख्या की जा सकी। ये जो होगा वो हो जाएंगी इसकी क्या, हाइगेंस की ये सिद्धांत की सफलता। इनकी विफलताएं भी हैं, खाली सफलताएं नहीं, विफलताएं भी याद रखिए। पहली विफलता क्या, क्योंकि इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना गया, जिसकी वजह से ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। बाद में ये कमी दूर हो गई जब प्रकाश को अनुप्रस्थ माना गया, तो ध्रुवण की व्याख्या फिर हो गई। माइकलसन मॉर्ले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना कि इधर जो माध्यम वो सही नहीं है। और तीसरी जो सबसे बड़ी विफलता थी वो ये कि इस सिद्धांत से प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी कि प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव है। तो ये सफलताएं और विफलताएं ये भी आपको याद रखना है। अब इसके आधार पर हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उसको देखिएगा। फिलहाल आज यहीं तक इसको रखिए।